हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। होना यही था यार। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि एसईसी सीजी के पीछे हाथ धो के पड़ गए। एसईसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जैसे इंडिया के अंदर सेबी होता है, वैसे यूएस के अंदर एसईसी है। और हुआ यही, उसने वो हाथ धो के पीछे पड़ गया है, बाइनेंस के पीछे, सीजी के पीछे। और सिर्फ सीजी और बाइनेंस के पीछे नहीं, अगर आप ये देखो तो पीछे वो क्रैकन के पीछे ही पड़ा, कॉइनबेस के पीछे ही पड़ा, बिट्रेक्स के पीछे पड़ा, और काफ़ी सारी जेमिनी के पीछे पड़ा। तो काफ़ी सारी एक्सचेंजेस, काफ़ी सारा जो क्रिप्टो का इकोसिस्टम है, शायद ही कोई ऐसा बचा होगा जिसके पीछे एसईसी इस वक्त हाथ धो के पड़ा नहीं। अब क्योंकि सीजी के पीछे जब हाथ धो के पड़ेगा, सीजी को स्यू करे एसईसी, तो यार ये तो न्यूज़ बनती है, हेडलाइंस हैं। क्योंकि आज भी सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है दुनिया के अंदर, वो कौन सी एक्सचेंज का है? ऑब्वियसली बाइनेंस का ही है। और बाइनेंस के ऊपर अगर डायरेक्ट अटैक होता है तो ऑब्वियसली वो हेडलाइंस बटोरता है। लेकिन ये सिर्फ कहना कि सिर्फ सीजी के पीछे है एसईसी, कहीं न कहीं ऐसा नहीं है। उसने अभी तक तो किसी को नहीं छोड़ा। बस ये है कि सीजी के पीछे थोड़ा हाथ धो के, और गंभीर आरोप है, ये बहुत ज़रूरी है। क्या इम्पैक्ट होगा इसका मार्केट में? क्या होने वाला है? क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है? क्रिप्टो की मार्केट का क्या होगा? एग्ज़ैक्टली केस है क्या? केस किस तरीके से बिल्ट अप होगा? क्या मतलब है इसका एट प्रेज़ेंट क्रिप्टो के लिए? अगर ये पूरी जानकारी आप चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरे वीडियोज़ थोड़े से लंबे होते हैं, थोड़े से रिसर्च बेस्ड। हेडलाइंस सुन के आपको क्या मिलेगा? आपको जब तक आकलन, थोड़ा-सा न्यूज़ के पीछे का न्यूज़ सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा-सा स्क्रीन को शेयर करते हैं, थोड़ा-सा आज ज्ञान लेते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या, ठीक है? राइट, तो न्यूज़ की हेडलाइंस तो आपने सब जगह देखी है। अगर आज की डेट में आप गूगल पे जाओगे, ट्विटर पे जाओगे, आपको यही मिलेगा। एसईसी इश्यूज क्रिप्टो एक्सचेंज, बाइनेंस एंड सीईओ शामपांग जाओ, जिनको सीजी भी कहते हैं, एलिजिंग मल्टीपल सिक्योरिटीज वायलेशन। सो बेसिकली इसको ना 4 भागों में, 5 भागों में, जो मेजरली जो इस पूरे, क्योंकि ये जो केस है 130 प्लस पेज है। 130 प्लस पेज को अगर आप देखेंगे तो इनमें से जो मेजर जो आरोप है वो 5 आरोप है। जब एक सबसे पहला है ऑपरेटिंग अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक्सचेंज, कोई सिक्योरिटी शेयर्स हैं, जैसे कि रिलायंस का शेयर है, अंबानी का, अडानी का, ये शेयर्स हैं। अब जब आप इनको डील करते हो तो कहाँ कहाँ करते हो? आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हो, आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन एक्सचेंजेस पे जाके आप इन सिक्योरिटीज़ को डील करते हो। अब अगर इन एक्सचेंजेस को लाइसेंस मिला है तो मतलब गवर्नमेंट की अप्रूवल है कि उसने लाइसेंस इश्यू किया है। अगर कोई क्रिप्टो एक्सचेंज है तो उसने लाइसेंस इश्यू किया है, लाइसेंस उसको मिला है ऑपरेट करने के लिए। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि बाइनेंस की यूएस की एंटिटी लाइसेंस था, लेकिन सिक्योरिटीज में डील करने का लाइसेंस नहीं था। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो बाइनेंस की जो एक्सचेंज है, वो अपनी एक्सचेंज के ऊपर, अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर सिक्योरिटीज़ को की ट्रेडिंग अलाउ कर रही थी। अब सिक्योरिटीज़ क्या है? सिक्योरिटीज़ की उसने एक लंबी-चौड़ी लिस्ट निकाली कि ये टोकन्स जो हैं, उसके हिसाब से सिक्योरिटीज़ हैं। उसको मैं बाद में बताऊँगा। सबसे पहले आप ये समझ लो कि पहला आरोप ये है। दूसरा ये कि सेलिंग अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ के जो कमीशन के पास, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया है एज़ अ सिक्योरिटीज़, वो भी इसके यहाँ पे ट्रेड हो रहे थे, जैसे कि बीएनबी, बीयूएसडी और ऐसे 12 हैं, जिनको मैं अभी आगे बताऊँगा। मिंगलिंग ऑफ कंज्यूमर एसेट्स, कस्टमर एसेट्स का मतलब ये है कि कोमिंगलिंग, कंपनी के फंड अलग होने चाहिए और जो कस्टमर के फंड हैं वो अलग होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कस्टमर के फंड और कंपनी के फंड दोनों एक जगह रखे हुए थे और दोनों को मिक्स कर दिया। आइडियली जब यूएस के अंदर क्लियर कानून है कि कस्टमर के फंड्स और जो कंपनी के फंड्स हैं वो दोनों एक साथ नहीं रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा पाया गया है। यही जो है एफटीएक्स के केस में भी देखा गया था। और यहाँ पे आर्टिफिशियली इन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को इन्फ्लेट किया। कोटि का एग्जांपल दिया गया कि आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ाए जाते हैं, वो अपने, और उनके पीछे से बाइंग की जाती है। जब वो एक टाइम पे वो एक मकाम हासिल कर लेते हैं, एक लेवल हासिल कर लेते हैं, तो जो रिटेल कस्टमर है उसके ऊपर डंप करके निकल जाते हैं। और जो आखिरी आरोप है वो है कि ऑफरिंग स्टेकिंग्स एज़ अ सर्विस। स्टेकिंग का मतलब क्या है? जैसे बैंक के अंदर आप पैसे रखते हो, आपको एक इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे। यहाँ पे स्टेकिंग भी एक तरीके की सिक्योरिटीज़ माना गया है, जिसमें आप एक फिक्स्ड रिटर्न की कमिटमेंट है। लोग अपना क्रिप्टो रख रहे हैं और आप उनको बदले में एक रिटर्न दे रहे हो, तो ये भी एक सिक्योरिटीज़ के अंदर फॉल होता है। तो ये आपके कुछ चंद इन इस ये आरोप है। और ये एक्चुअल में अभी सिविल केस फाइल हुआ है, ये क्रिमिनल नहीं है। सिविल केस
और क्रिमिनल केस जो है, अगर क्रिमिनल केस होता तो उसमें ये एक डायरेक्ट पर्सनल अटैक होता, सीजी के ऊपर गंभीर आरोप होते जिसमें उनको जेल भी हो सकती थी। और या सिविल केस है तो यहाँ पे जो राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के उनको सेफगार्ड करने के लिए केस है। फिलहाल लेकिन केस जो है इसके आरोप गंभीर हैं, और किस तरीके से केस टर्न लेता है इसको देखते हैं। लेकिन फिलहाल और चीज़ों को भी देखते हैं कि सबसे पहले कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ने बोला है कि ये जिन टोकन्स के अंदर, जिन सिक्योरिटीज़ के अंदर डील कर रहे थे, तो वो उनके नाम हैं बीएनबी, इनका जो अपना नेटिव टोकन है बाइनेंस का। उसके बाद बाइनेंस यूएसडी, बीयूएसडी, सोलाना को सिक्योरिटी बोल दिया है एसईसी ने, कार्डानो को सिक्योरिटी बोल दिया है, जिसको एडीए भी कहते हो आप, पॉलीगॉन को सिक्योरिटी कह दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइल कॉइन इसे है, एटम सिक्योरिटीज है, सैंडबॉक्स मेटावर्स का जो कॉइन है वो सिक्योरिटीज है, डिसेंट्रल एंड एक एक सिक्योरिटी, एल्गोर एंड सिक्योरिटीज है, एक्सी इन्फिनिटी सिक्योरिटी और कोटी सिक्योरिटी, ये यहाँ पे मेजरली तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो बड़े मेजर टोकन हैं इन सबको यहाँ पे सिक्योरिटीज बोला गया है। ये आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। संदीप नैनवाल का तो इन्होंने ट्वीट अपनी इस कंप्लेंट के अंदर छाप दिया है, जिसके अंदर ये लिखा है कि संदीप नैनवाल का ये ट्वीट है जहाँ पे ये कह रहे हैं पॉलीगॉन हैज एक्सप्लिसिटली इनकरेज्ड मैटिक परचेजर टू व्यू मैटिक एज एन इन्वेस्टमेंट, जिसमें ट्वीट में लिखा है कि आई नेवर टॉक अबाउट द प्राइस बट इफ मैटिक हैड अ स्पिरिट ब्रेकिंग ऑल टाइम हाई ऑफ 14 months after that ominous crash of 70% in a day, word from Dustin Poirier after becoming champion. So basically यहाँ पे संदीप नैनवाल का प्राइस के अंदर जो कमिटमेंट है, जो रिटर्न की बात की गई है कि वापस आएगा एक दिन, मैटिक। तो इस तरीके की ट्वीट्स को भी, संदीप के ट्वीट्स को यहाँ पे पब्लिश करने का मतलब ये कि एसईसी इज अल्टीमेटली सीइंग पॉलीगॉन एज अ सिक्योरिटी। यहाँ पे कुछ लाइटर लाइटर नोट तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे इस लेवल पे वो चला गया एसईसी के, उन्होंने ये भी बोला कि वी आर ऑपरेटिंग, यहाँ पे बाइनेंस के कंप्लायंस ऑफिसर दूसरे कंप्लायंस ऑफिसर से बात, कहीं इनको रिकॉर्ड मिला है जहाँ पे वन कंप्लायंस ऑफिसर इज टॉकिंग bluntly that we are operating as F word, I unlicensed securities exchange in the USA, bro. किया है, मतलब दिस इज आई डोंट नो, क्रेजी। यहाँ पे एक पूरा थ्रेड है, यहाँ पे आप मैंने किसी शख्स ने पूरा एक थ्रेड डाला है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप उसकी थ्रेड को भी फॉलो कर सकते हो, आप मेरे ट्विटर को फॉलो कर सकते हो, राइट। सो दिस शोज के ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे। उसके अलावा यहाँ पे फाइनेंस ने अपना रिप्लाई किया है, बाइनेंस ने जनरल रिप्लाई किया, पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई नहीं किया है। बाइनेंस का ये कहना फॉर्चुनेट है, एसईसी ने हमसे डिस्कस नहीं किया, हमें टाइम नहीं दिया, हमसे बात नहीं करी, मिसगाइडेड लग रहे हैं कुछ जो बातें इसके अंदर लिखी गई हैं। और ये लिखा गया है कि यूएस के अंदर के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट है, यूएस को का एक जैसे यहाँ लिखा है, एसईसीज एक्शंस अंडरमाइन अमेरिकाज रोल फॉर फाइनेंशियल इनोवेशन एंड लीडरशिप, ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन है। और एक चीज़ यहाँ लिखी है कि एसईसी appears to में दे आर मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग हेडलाइंस, तो ये भी बात यहाँ पे लिखने की कोशिश की गई है। और ऑब्वियसली इस न्यूज़ का जो मेजर अपडेट जो इम्पैक्ट आनी था, बाइनेंस के लॉ सूट, $100 मिलियन का विड्रॉल हुआ है, मेटावर्स टोकन्स जो हैं पे डिक्लाइन आया है, खासकर जो एसईसी ने मेंशन किए, प्लस ओवरऑल मेटावर्स टोकन्स में डिक्लाइन आया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि नैनसन डॉट एआई की का मानना है कि $719 मिलियन का विड्रॉल हो चुका है 24 घंटे के अंदर, जो कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था। ज़्यादा नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी 24 घंटे के अंदर इतना हुआ है। काफ़ी ड्रॉप आया है कुछ कॉइन्स के अंदर, ठीक है। स्टेबल कॉइन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। द एक्सचेंज करंटली हैज़ अ स्टेबल कॉइन बैलेंस ऑफ जस्ट ओवर $8 बिलियन, और काफ़ी हेल्दी साइन है, उसमें कोई डीपेगिंग नहीं हुई है, जो देखने को ऐसा नहीं मिला है, ठीक है। सैंड, माना जो है, इनको टोकन्स के अंदर काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला है। मेटावर्स के जो टोकन्स हैं, सैंड और माना, उनके अंदर 13% और 11% का फॉल देखने को मिला है। बीएनबी जो है वो 8% पे चला गया था। इनफैक्ट अगर मैं अभी लेटेस्ट प्राइसिंग भी देखूँ तो 24 घंटे के अंदर बीएनबी अभी भी 7.3% डिक्लाइन पे है। इथेरियम और
बिटकॉइन भी डिक्लाइन पे है। इनफैक्ट ओवरऑल मार्केट के अंदर आप देखो पॉलीगॉन भी 7% डिक्लाइन पे है, सोलाना 7%। तो जिन कॉइन्स के वहाँ नाम मेंशन किए गए हैं डिक्लाइन पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो ये है पॉइंट यहाँ पे। चाइना का जो नेशनल टीवी है, चाइना के नेशनल टीवी ने क्लिप चला दी, राइट। वहाँ पे एक कवरेज किया है, वहाँ के चाइना का जो पब्लिक टीवी है उसके अंदर उन्होंने ये इस न्यूज़ को कवर किया है, जिसको ऑब्वियसली सीजी का ट्विटर हैंडल इस टाइम देखने वाला है कि सीजी कैसा फील कर रहे हैं, क्या रिएक्शन है। तो सीजी ने, अगर हम यहाँ पे जाएं रिप्लाईज के अंदर, तो सीसी ने अगर यहाँ पे कहीं जगह मेंशन किया कि अगर हम चाहें या ट्रांसलेट ट्वीट करें, बॉस वी आर ऑन टीवी अगेन, दिस टाइम इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सर्टिफाइड बाय सीसीटीवी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लाइटर नोट पे ये कह रहा है, सीजी का ने यहाँ पे भी ट्वीट के नीचे बोला है कि आई एम ऑन सीसीटीवी अगेन। ठीक है, सो यहाँ पे ही सेइंग दैट did not see this reply of friends in it. मतलब he is still on a lighter note, he's posting things, he's trying to show himself as confident guy, right? अभी ट्विटर पे स्टिल एक्टिव, ऐसा नहीं कि ही ट्विटर। सो लेट्स सी। और इनका जो ऑफिशियली रिस्पॉन्स आप देख ही चुके, और इसका ओवरऑल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा वो मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए, इसका समरी इस तरीके से है कि ये कोई सरप्राइज़ आपके लिए होना नहीं चाहिए था। ये किसी भी तरीके का आपके लिए सरप्राइज़ नहीं है कि सीज़ी के पीछे या फाइनेंस के पीछे एसईसी आ गया। ये होना ही था, आज नहीं तो कल होना था। पावरफुल जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, वो इतने टाइम से क्रिप्टो को फ्लरिश होती देख रही थी। क्रिप्टो के अंदर वो देख रही थी कि यार लोग अपनी एक्सचेंज खोल रहे हैं, अपने मार्केट प्लेस खोल रहे हैं, फंड रेज़ कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। कोई बंदा कहीं से बैठ के भी किसी को प्रोडक्ट अपनी सर्विस दे रहा है। किस तरीके से डिसेंट्रलाइज़ेशन हो रही है, किस तरीके से लोग अपने टोकन्स को मिंट कर रहे हैं, और वो भी बिना किसी परमिशनलेस तरीके से हो रहा था। ऑब्वियसली ये जो पावर में लोग हैं, खासकर जो यूएस में, जो खुद के जो मैक्रो हालात है इस टाइम, जो इकोनॉमी के हालात हैं, जिस तरीके से मनी प्रिंटिंग हुई है, जिस तरीके से यूएस में चीज़ें चल रही हैं, और अब जो उन्हें अनलिमिटेड डेट रेज़ करने का जो लाइसेंस मिल गया 2025 तक, तो ये सारी इश्यूज़ यूएस को पता है। और पीछे जो 4 बैंकों के फेलियर है, यूएस को पता है कि यार हम किसी भी तरीके से इस इंडस्ट्री को फ्लरिश नहीं होने दे सकते, बिकॉज़ अगर ये इंडस्ट्री फ्लरिश हुई तो लोगों का अल्टीमेटली, अगर हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो उसका जितना भी पैसा है वो इस इंडस्ट्री में जा सकता है। और इसी को लेके कहीं न कहीं जो एसईसी ने अपने जो ये हॉस्टाइल जो रवैया अपनाया है क्रिप्टो के लिए, ये कोई आपके लिए ना सरप्राइज़िंग नहीं होना चाहिए। अमेरिका एक बहुत पावरफुल नेशन है। अमेरिका ने आज तक उसी इकोसिस्टम को फ्लरिश होने दिया जिस इकोसिस्टम पे उसका कंट्रोल है। अगर आप वेब 2 के अंदर देखिए, जितनी भी जो सोशल मीडिया कंपनीज़ थी जो वहाँ से ओरिजिनेट हुई, वो सारी की सारी कंपनीज़ ने अल्टीमेटली अमेरिकन ड्रीम को, अमेरिका को फ़ायदा पहुँचाया, और अमेरिका पूरे कंट्रोल में था, एटलीस्ट लोगों के डेटा से। वेब 3 के अंदर यहाँ पे डेटा उसको कंट्रोल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो वेब 3 का इकोसिस्टम है वो परमिशनलेस है। तो ये हमने देखने को मिला क्रिप्टो के अंदर, और कहीं न कहीं अमेरिका को इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं है। एक्सचेंज है वो एक ऐसे शख्स की है जो कि चाइनीज़ तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका चाइनीज़ बैकग्राउंड था, तो वो यूएस को कहीं न कहीं अनकंफर्टेबल लगता है। अमेरिका का ऐसा नहीं कि बाइनेंस के अगेंस्ट ही है, अमेरिका का पूरे इकोसिस्टम के अगेंस्ट ये अटैक है। चाहे वो कॉइनबेस हो, क्रैक हो, सबके अगेंस्ट वो कहीं न कहीं इस इकोसिस्टम को अमेरिका की धरती पे पनपने नहीं देना चाहता। क्या ये अमेरिका का लॉस है? 100% अमेरिका का लॉस है। तो लेकिन क्या ये चाइना का गेन है? नहीं लगता चाइना का गेन है, क्योंकि चाइना भी तो वही है जो जैसा अमेरिका है। थोड़ा वो अमेरिका बोल देता है सामने से, चाइना चुपचाप करता है। चाइना कभी भी डिसेंट्रलाइज़्ड टेक्नोलॉजीज़ के कभी भी फ़ेवर में नहीं हो सकता। राइट। क्या वो इंडिया है? नहीं, इंडिया ने भी अपनी हॉस्टिलिटी दिखाई है इस इकोसिस्टम के लिए। क्या वो रशिया है? रशिया नहीं, क्योंकि रशिया के अंदर भी हमने देखा कि दो रशिया माइनिंग और इन सब चीज़ों को लेके, लेकिन वेब 3 के इकोसिस्टम कोई वहाँ पे फ्लरिश नहीं कर रहा, ना ही वहाँ कोई एनवायरनमेंट है, ना वहाँ कोई डेवलपर जाना चाहता है, ना वहाँ टैलेंट जाना चाहता है, जो इस टाइम रशिया के हालात हैं। ठीक है? अच्छा, क्या वो यूरोप हो सकता है? वो यूरोप हो सकता है, क्योंकि यूरोप के अंदर जिस तरीके से जो माइका वहाँ पे आया है, वो सिस्टम फ्लरिश हो सकता है, राइट? लेकिन यूरोप के अंदर भी जो डेवलपर इकोसिस्टम है, वो इतना फ्लरिश नहीं हो रहा है, राइट? सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें, जो पूरा इकोसिस्टम है, ये उठ के फिर वापस वही यूएई और मे बी दुबई, ये डेस्टिनेशन पे आ सकता है। लेकिन
अगर आप ये लेके चलो कि अगर अमेरिका से इकोसिस्टम निकलता है और कहीं और फ्लरिश होता है, तो अमेरिका की डिक्टेट हर जगह चलती है। अमेरिका चाहेगा कि अगर उसके यहाँ पे कोई चीज़ उसको पसंद नहीं है, तो वो किसी और देश में भी वो पनपे ना, फ्लरिश ना करे। क्योंकि वो अमेरिका ने जैसे अभी पीछे अगर आप देखो तो यूएस के अंदर एक कांग्रेस के अंदर एक बिल प्रपोज़ हुआ है कि जो एल साल्वाडोर के अंदर जो इतने समय से बिटकॉइन जो है वहाँ पे लीगल टेंडर क्लोज़ली मॉनिटर किया जाए और देखा जाए कि क्या उसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग में फैसिलिटेशन हुआ है? अगर हुआ है तो एल साल्वाडोर के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? और उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो होता क्या है कि जो चीज़ नहीं होती वो एफएटीएफ के थ्रू दूसरी कंट्रीज़ में इम्पोज़ करने की कोशिश करती है, कि इसके कैसे हो रहा है? मेरे नहीं हो रहा है, इसके कैसे हो रहा है? मैंने निकाला इसको, इसने कैसे रख लिया? तो एफएटीएफ एक उसके पास हथियार होता है जिससे वो दूसरे देशों को डराता है, दूसरे देशों को कहता है मैं तुम्हें ग्रे लिस्ट में डाल दूँगा, तुम्हारी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग पूरी दुनिया में बढ़ रही है। अगर वो पूरी दुनिया में वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बढ़ रही होती तो फिर वो कहता है तुम्हारी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तुम्हारे देश से ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तुम्हारे देश से फैक्ट्रियों से धुआँ ज़्यादा निकल रहा है, ग्रे लिस्ट में डाल दूँगा। तो अमेरिका का धमकाने का तरीका होता है और आई एम श्योर कि क्रिप्टो का इकोसिस्टम जहाँ-जहाँ जाएगा और जिस देश में भी फ्लरिश हो रहा होगा, अमेरिका उस देश के ऊपर क्वेश्चनिंग खड़ी कर देगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो कहने का मतलब ये है कि अब इसमें क्या है, होना क्या है? देखिए, इंडस्ट्री कहीं खत्म नहीं हो रही है। टेक्नोलॉजी को कभी कोई रोक नहीं सकता। हिस्ट्री ने ये बताया कि जिस टेक्नोलॉजी का समय आ जाता है, वो टेक्नोलॉजी फ्लरिश करती है क्योंकि लोगों की डिमांड होती है, लोगों का बिलीफ होता है उस टेक्नोलॉजी में। क्योंकि उसके लोग डिमांड कर रहे होते हैं और जब लोग किसी चीज़ को डिमांड करते हैं, तो अल्टीमेटली जो सरकारें होती हैं, चाहे नेशंस होते हैं, टेक्नोलॉजी को आप बहुत दिनों तक रोक नहीं पाओगे। बस इस पूरे इकोसिस्टम में चीज़ क्या होती है कि जो प्रोजेक्ट्स या जो इकोसिस्टम आपको डिसेंट्रलाइज़ होने का वादा कर रहा था, जो प्रोजेक्ट्स आपको ये कह रहे थे कि हम डिसेंट्रलाइज़ हैं, हम तो जी आने वाले टाइम का फ्यूचर है। आपको काफ़ी सारे ऐसे जो फेक प्रोमिसेस हैं, वो खत्म होते हुए दिखेंगे। काफ़ी सारी दुकानों पे शटडाउन हो जाएगा, काफ़ी सारी दुकानों के शटर डाउन हो जाएँगे, काफ़ी सारे जो फेक डिसेंट्रलाइज़ेशन का वादा कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट्स गायब हो जाएँगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो दिखेंगे वो लेजिट डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोजेक्ट्स दिखेंगे और मैं जब कहता हूँ डिसेंट्रलाइज़ तो मैं आपको बताऊँ बाकी पूरा इकोसिस्टम या तो बंद हो जाएगा या बंद कर दिया या वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो सिक्योरिटीज़ या जो मापदंड हैं, उनको पूरा करने के लिए उसको धंधे में इंटरेस्ट ही नहीं दिखेगा। राइट? क्योंकि जब बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस आ जाती हैं, तो उसका वो खत्म होता हुआ दिखेगा, राइट? तो कुल मिला के आपका 1 से 1.5% ही इकोसिस्टम लास्ट में बचेगा। खासकर वो इकोसिस्टम बचेगा जो बहुत डिसेंट्रलाइज़ होगा, जिसको लोग चला रहे होंगे, लोग गवर्न कर रहे होंगे, जो पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट होगा, राइट? मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप खुद समझदार हैं कि डिसेंट्रलाइज़ेशन का क्या मतलब है, इसके पुराने वीडियोज़ हमने कवर किए हुए हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि सी-फाई इज़ अंडर थ्रेट। गोइंग फॉरवर्ड सी-फाई कौन सा एक्जिस्ट करेगा? वही जो हेवीली रेगुलेटेड होगा। इज़ हियर टू स्टे कौन सा? जो हाइली डिसेंट्रलाइज़ होगा, राइट? ठीक है? तो ये अमेजिंग ये इस टाइम जो है आप ये समझ लो ये टेस्टिंग टाइम्स है। क्रिप्टो यहाँ से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जो नैरेटिव्स दिख रहे हैं, इनमें बहुत कमी देखने को मिलेगी क्योंकि रेगुलेशन ने आना ही आना है और रेगुलेशन के प्रभाव में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो खत्म हो जाएँगे। खत्म इसलिए भी हो जाएँगे क्योंकि जब उनके अंदर से इंटरेस्ट लोगों का खत्म हो जाएगा, राइट? आज ये इकोसिस्टम इसीलिए तो फ्लरिश कर रहा है ना क्योंकि अगर ट्रेडिशनल वे से किसी को अपना प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन क्रिप्टो से करना हो तो रातों-रात शुरू हो जाता है। फंड रेज़ से लेके ब्लॉकचेन के ऊपर आप कंपनी खड़ी कर देते हो। गवर्नेंस और डिसेंट्रलाइजेशन इन सबके वो करके। सो गोइंग फॉरवर्ड दिस इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम्स. Industry is going to stay, right? The most decentralized projects are going to stay, right? Fake narratives will vanish. Okay, heavy regulation is coming. It has already arrived. और अगर आप ये सोच रहे हो कि क्रिप्टो यूएस से निकल के कहीं और चला जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। जहाँ भी जाएगा, वहाँ उसे एफएटीएफ की गाइडलाइंस के थ्रू चीज़ें वही फॉलो करनी पड़ेंगी जो दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चाहेगा। फॉर द टाइमिंग तो यही है, ठीक है ना? चलिए, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, आपका क्या सोचना है, आपका क्या विचार है,
ये जो भी सीज़ी के साथ, जो भी बायनेंस के साथ हुआ, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ। हो सकता है मैं रिप्लाई ना करता हूँ, बट आपके कमेंट्स के बेसिस पे ही मैं अगले वीडियो बनाने की प्लानिंग करता हूँ। चलिए, और थैंक यू वेरी मच। अपना ख़्याल रखिएगा, सतर्क रहिए, जो इन्फॉर्मेशन, जो न्यूज़ है, उसके पीछे की न्यूज़ को समझने की कोशिश किया करें, ठीक है ना? और मैक्रो को भी समझने की कोशिश करें। और थैंक यू वेरी मच, आपका लास्ट वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया जो श्वेत कार्ला के साथ हमने किया बिटकॉइन के ऊपर। ऐसा मैं कंटेंट बार-बार आपके सामने लेके आता रहूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।